हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल। वैदिक सभ्यता से टॉप 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ये आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग ये सीरीज़ चल रही, तो इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर लें ऑल पर, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो में जो 25 क्वेश्चन है वाकई में टॉप 25 हैं, एकदम धाकड़ क्वेश्चन होंगे, जिनको देखने के बाद मैं आपको बहुत ज़्यादा अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने का मौका मिलेगा। तो वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, और आज की वीडियो में थोड़ा सा चेंज भी किया है जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छे तरीके से आपका मन भी लगेगा वीडियो को देखने में। तो वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस। ठीक है, अब मिलते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन है आपके सामने, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ऑप्शन हैं आपके सामने यहाँ, उपनिषद, अथर्ववेद, शुल्क सूत्र या फिर शतपथ ब्राह्मण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर थर्ड, शुल्क सूत्र। शुल्क सूत्र यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, ऋग्वेद। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या मानी गई है कितनी? तो आपको पता है वेदों की संख्या 4 मानी गई है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर, और क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है आपके सामने, शिक्षा, पशुपालन, कृषि, व्यवसाय। तो फ्रेंड्स, जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मेन व्यवसाय क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पशुपालन। पशुपालन आर्यों का मेन व्यवसाय था। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो मोटिवेशन देने के लिए एक प्यारा सा कमेंट छोड़ेंगे। आपके लिए इस पीपीटी को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, तो उस मेहनत का मुझे बस इतना मिल जाए कि मैं मोटिवेट हो जाऊं, बाकी का मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन हैं आपके सामने, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, आपको पता है संगीत की बात कौन से ग्रंथ में की जाती है? सामवेद में। सामवेद के अंतर्गत संगीत को रखा गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन हैं आपके सामने, शैलुकस, चाणक्य, मनु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मनु। और फ्रेंड्स, ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको इस तरीके से जो मैंने टाइपिंग करके आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड किया, ये तरीका ज़्यादा बेटर लग रहा है, या जो पहले आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से जो वीडियोज़ दी थी वो ज़्यादा बेटर हैं। ये ज़रूर बताएं कमेंट करके, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके लिए वही डेटा लेकर आऊँ, उसी तरीके से लेकर आऊँ जैसा आपको पसंद है। तो आपकी रुचि, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर शिक्षण कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं आपके सामने, गीत गोविंद, महाभारत, भगवद गीता या इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण की भक्ति का सबसे पहला प्रधान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण की भक्ति का पूरा उत्थान किया गया है। कृष्ण को अन्य नामों से, अलग अलग नामों से पुकारा गया है, तो कृष्ण की भक्ति का सबसे पहला और सबसे मेन ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भगवद गीता। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन हैं आपके सामने, 20, 16, 18 या 11। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, 18। पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? 18 मानी गई है। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर फास्ट इसलिए करा रही हूँ, आप ये मत कहना अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो ये नहीं सोचना कि इतना फास्ट करा रही हैं। इसका रीज़न ये है कि आपके टाइम की मैं सेविंग चाहती हूँ, कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें पता लगें, ज़्यादा चीज़ें आप गेन कर पाएँ, ये मेरा उद्देश्य रहता है। क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ कि आपके पास लिमिटेड नेट होता है, लिमिटेड टाइम होता है, तो उस टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए जो डेटा है वो प्रोवाइड करती हूँ, कम टाइम में ज़्यादा डेटा। और मेरी हैबिट है कि मैं बहुत ज़्यादा महाभारत नहीं बताती, शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करती हूँ, कम चीज़ें लिखकर और आप ज़्यादा चीज़ें समझ जाएं, ये मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है। तो आगे है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण निम्न में से, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से
किसकी उपासना है, उपासना था। तो वैदिक धर्म का मतलब कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या था, ये बताना है कि किसकी उपासना की जाती थी वैदिक धर्म में। तो ऑप्शन हैं पशुपति, प्रकृति, माता, त्रिमूर्ति। तो फ्रेंड्स वैदिक धर्म जो था उसमें इसकी उपासना की जाती थी प्रकृति की। तो प्रकृति को यहाँ पर मुख्य लक्षण माना जाता था वैदिक धर्म का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने शब्द का शाब्दिक अर्थ है। शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं होगा, यहाँ पर होगा आर्य का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शंस हैं वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान, योद्धा। तो यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे, आर्य का शाब्दिक अर्थ बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। और पीडीएफ जब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी तो उसमें मैं करेक्शन कर दूँगी। तो शब्द जो है यानी आर्य, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन हैं आपके सामने यहाँ चावल, गेहूँ, तंबाकू, ये सभी। तो फ्रेंड्स जो वैदिक काल के लोग थे उन लोगों को तंबाकू की खेती का ज्ञान नहीं था, क्योंकि आपको पता है चावल और गेहूं और जौ इनके बारे में तो सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में ही लोगों को ज्ञान था और इन फसलों को बहुत ज़्यादा संख्या में करते थे, गेहूं, चावल और जौ। तो जब हड़प्पा सभ्यता में ज्ञान था तो वैदिक सभ्यता में भी होगा, लेकिन तंबाकू की फसल का वैदिक सभ्यता में लोगों को ज्ञान नहीं था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हैं आपके सामने वरुण, इंद्र, राम, कृष्ण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इंद्र। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे आपको पता लगता है कि इंद्र का एक पर्यायवाची क्या होता है, पुरंदर होता है। तो यहाँ से आपका ये पर्यायवाची भी तैयार हुआ। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालने की आपकी हैबिट रहेगी तो आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। आगे है आपके सामने शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन हैं आपके सामने गणित, संस्कृत, ज्योतिष, ज्यामिति। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गणित। शुल्ब सूत्र जो है ये गणित विषय से संबंधित पुस्तक थी। आगे चलते हैं अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है। ऑप्शंस हैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपनिषद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, ऋग्वेद। अस्तोमा सदगमय ये ऋग्वेद से लिया गया है। आगे चलते हैं प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे। ऑप्शंस हैं आपके सामने तांबे, स्वर्ण आभूषण, चांदी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्राचीन भारत के समय में, जब प्राचीन भारत के टाइम में निष्क के नाम से किसको जाना जाता था, स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। और गाइज आपको ध्यान रखना है ये जो आर्य यानी कि ऋग्वैदिक काल था, जब आर्य आए थे अपने देश में, तो उस टाइम क्या हुआ था कि ये जो आर्य आए थे तो इनको सप्त सिंधु भी कहा जाता है। आर्यों का जो निवास स्थल था उसको सप्त सिंधु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 7 नदियों का समूह था जहाँ ये निवास करते थे। उन 7 नदियों में आती सिंधु, रावी, झेलम, व्यास, चिनाब, सतलज, सरस्वती। ये 7 नदियाँ थी जिन 7 नदियों के क्षेत्र में ये आर्य निवास करते थे। और सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है, दूसरे नंबर पे सरस्वती आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंधु का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है, दूसरे नंबर पे सरस्वती है और गंगा का बहुत कम उल्लेख दिया गया है। आगे है अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शंस हैं गौतम, चाणक्य, विदुर, पतंजलि। योग दर्शन मतलब योगा, आपको पता है योगा के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है। और फ्रेंड्स इन क्वेश्चन जब मैं आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी तो उस टाइम आपके लिए क्वेश्चंस पर आंसर्स भी आपको टिक करके दूंगी ताकि आप रिवाइज कर सकें आने वाले टाइम में। तो आपके लिए बेहतर से बेहतर मैं करने का प्रयास करती हूँ, तो आप भी अपना सपोर्ट करने में अपना पूरा 100% दीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन यूट्यूब चैनल आपका अपना परिवार है, तो इसको सपोर्ट करना आपका काम है। अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं दर्शन, धर्म, योग, इनमें से कोई नहीं। तो जो उपनिषद पुस्तकें थी ये दर्शन से संबंधित थी, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। यही क्वेश्चन जो मैं अभी आपसे इसके बारे में बात कर रही थी आपके सामने है। तो ऑप्शन हैं सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा कौन सी नदी का वर्णन किया गया है, तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है। दूसरे नंबर पर सरस्वती आती है और गंगा का बहुत कम उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से या सभी से। तो कर्म का सिद्धांत ये मीमांसा से संबंधित है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 20,
वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ऑप्शंस हैं गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजा शासन, वंशानुगत राजतंत्र। तो वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली, ये सभी हो सकता था, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पूछा है तो गणतंत्र शासन प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सभी को पता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शंस हैं आपके सामने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो कौन सा ऐसा वेद है जो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं पाराशर स्मृति, मनु स्मृति, नारद स्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी स्मृति है जो सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है मनु स्मृति। कहते हैं कि जब मानव पृथ्वी पर मानव की कोई उत्पत्ति नहीं थी तो उस टाइम सबसे पहले राजा मनु हुए थे और उसके बाद में मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। तो मनु स्मृति जो है ये सबसे प्राचीन स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल की आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शंस हैं महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, गीत गोविंद। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा, और एक क्वेश्चन था कि भगवान कृष्ण के उल्लेख का सबसे प्राचीन ग्रंथ या सबसे मुख्य ग्रंथ या प्रधान ग्रंथ या पहला ग्रंथ, तो उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता था। लेकिन आदि ग्रंथ आपसे जब भी पूछा जाएगा तब आप रामायण के साथ में जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने लास्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शंस हैं परीक्षित, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इनमें से कोई नहीं। गायत्री मंत्र इसकी रचना करने वाले कौन हैं? विश्वामित्र। तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होता है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ में, और अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी पे शेयर करें, और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे इस वीडियो को ज़रूर लगाएं ताकि और भी फ्रेंड्स जो आपके व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं वो सभी वीडियोस देख सकें, सभी की हेल्प हो सके। हमारा उद्देश्य है सभी की हेल्प करना, बस उसको पूरा करने में आप हमारी हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन आइकन आपके सामने है, इसको ऑल पर क्लिक करके रखेंगे ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।